बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, मगर उस सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप देखो तो मैं इस वीडियो में बॉटम पे कुछ बॉक्सेस को ड्रा कर रहा हूँ, और अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कितने बॉक्सेस ड्रा किए हैं तो आप बोलोगे 3, और अगर मैं आपको 3 को लिखने को कहूँ तो आप इसको कुछ यूँ लिख दोगे। अब ये जो सिंबल मैंने इस्तेमाल किया है ये हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट हो जाता है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 का नेम है। तो अब सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस कर लगा हूँ, जैसा कि हमारे जो पुराने ज़माने में जो कौमें डिफरेंट किस्म के सिंबल इस्तेमाल किया करते थे, तो वो कैसे सिंबल इस्तेमाल करते थे। अभी देखो जैसे इजिप्शियन है, वो कैसे सिंबल इस्तेमाल करते थे। इसी तरह सुमेरियन है, कर्टेन्स लोग हैं जो डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल किया करते थे डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए। तो अगर हम देखें तो इजिप्शियन लोग 1 के लिए ये दो सिंबल 1 के लिए और ये सिंबल 10 के लिए इस्तेमाल करते थे। अब दोबारा बाद में उन्होंने ये सिंबल भी इस्तेमाल किए। इसी तरह सुमेरियन लोग 1 के लिए ये वाला और 10 के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते थे। फिर 10 के लोग 1 के लिए ये और 10 के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते थे। अभी देखो अगर फॉर एग्जांपल मुझे 12 लिखना है, तो अगर इजिप्शियन लोग लिखते तो उसको वो यूं लिखते, या वो इसको यूं लिखते। इसी तरह अगर सुमेरियन लिखते तो वो उसको यूं लिखते, ठीक है। और अगर इसको कर्टेन के लोग लिखते तो वो उसको कुछ यूं लिखते। तो मेन मकसद ये है कि आप न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को कैसे डिनोट करते हो, शो करते हो। अब प्रॉब्लम इनके साथ ये थी कि अगर आप देखो जैसा कि ये 2,58,458 नंबर है, तो इसको हम फिर कुछ यूं लिखते हैं। तो ये बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन में ये चीज़ चली जाती है। और अगर फर्दर अगर हम मूव करते तो इनका जो, अगर आप सोचो चीज़ों को प्लस करना, माइनस करना या दूसरे ऑपरेटर अप्लाई करना, तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते थे। तो फिर जैसे जैसे हमारी दुनिया ने तरक्की की और हम एंड पे इन सिंबल्स के ऊपर आके ठहर के, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, इन्हें डेसिमल सिस्टम कहा जाता है और यही हमारे नंबर सिस्टम की बुनियाद बने। नेक्स्ट अगर आप देखो तो मैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम के इस चार्ट को आपके साथ शेयर करूँगा और थोड़ा सा आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या असल में होता है। अगर हम नंबर सिस्टम को देखें तो हम दो मेजर हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हैं। मेरे पास रियल नंबर है और मेरे पास इमेजिनरी नंबर है। अब रियल नंबर मेरे पास इस सूरत में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसी तरह ये मेरे पास रेडिकल टर्म्स की सूरत में भी हो सकते हैं। मगर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास तब क्रिएट होता है जब मेरे पास रेडिकल टर्म में एक नेगेटिव का साइन क्रिएट हो जाता है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ कोई भी हो सकती है। इसी तरह -4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। इनको सॉल्व करना, ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना, ये इम्पॉसिबल है। इसी तरह अगर आप देखो तो अभी इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों इकट्ठे होकर कम्प्लेक्स नंबर की क्रिएशन करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अगर आप देखो तो ये वाला पहला पार्ट हमेशा रियल नंबर में से लिया जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। असल में होता क्या है, ये जो नेगेटिव साइन है ये मेरे इस सिंबल के अंदर बदल जाता है। तो इस सिंबल को हम अयोटा बोलते हैं। और इसके ऊपर डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा 1.2 एक्सरसाइज में जाके। अभी सिर्फ मैं इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके आगे मूव हम करेंगे। मेरे पास रियल जो मेरे पास नंबर हैं वो आगे दो हिस्सों में मजीद डिवाइड हो जाते हैं। मेरे पास रैशनल नंबर है और मेरे पास इरेशनल नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पे दो हिस्सों के अंदर डिवीजन होती है। अगर आप रेडिकल टर्म्स वाले नंबर देखो तो ये सारे रैशनल के हिस्से में चले जाएंगे। और अगर ये नंबर देखो जैसा कि मैंने ये लिख दिए, तो ये मेरे पास, जैसे मैं -7/5 भी लिख देता हूँ अभी आपको जस्ट समझाने के लिए, तो ये मेरे पास रैशनल नंबर आ जाएंगे। अब रैशनल नंबर जो उनसे हैं वो आगे मजीद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ इंटेजर आ जाएंगे और कुछ जो उनसे है वो फ्रैक्शंस में चले जाएंगे।
और जो इंटीजर है अगर आप देखो तो असल में, हाँ मैं थोड़ा सा और बता दूं, ये टू एक रैशनल नंबर यूं हो जाता है कि इसके डिनोमिनेटर में वन होता है और न्यूमरेटर में ये टू क्वांटिटी है, तो एक फ्रैक्शन की सूरत में हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। तो जो जिन नंबरों के डिनोमिनेटर में वन है, अब उसको हम सिंबॉलिकली सिंपल यूं लिखते हैं। अब ये सारे के सारे हमारे पास इंटीजर हो जाते हैं। इंटीजर में प्लस और माइनस वाले नंबर दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। और ये इंटीजर आगे तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। अब ज़ीरो के साथ चूंकि प्लस माइनस का कोई साइन नहीं होता, तो इसको फिर ये अलग पार्ट के तौर पे डील करते हैं। अब अगर आप पॉजिटिव इंटीजर को देखो तो वो हमारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। और अगर आप देखो, अभी इन्होंने सात प्लस का साइन नहीं लगाया हुआ, तो अगर आपने सेटों के बारे में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास ये जो है नेचुरल नंबर है, हाँ इनके साथ हम प्लस भी लगा सकते हैं, मगर ये फिर मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब नेचुरल नंबर और ज़ीरो इकट्ठा होके होल नंबर के अंदर चला जाता है, होल नंबर के सेट की डेफिनेशन के तौर पे पढ़ा जाएगा। इसी तरह जो मेरे पास नेचुरल नंबर है वो आगे मज़ीद फिर चार हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। मेरे पास ऑड हैं, मेरे पास इवन नंबर हैं, ऐसे नंबर ऑड ऐसे नंबर जो टू पे डिवाइड नहीं होते पूरे, इवन नंबर जो टू पे डिवाइड हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर हैं और प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर हैं जो किसी भी टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, जबकि प्राइम नंबर मेरे पास जो सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड होते हैं। तो इन्होंने इसमें थ्री नहीं लिखा हुआ, तो वो मैं लिख देता हूँ, तो अभी आप ये मेरे पास प्राइम नंबर आ जाएंगे। अब इन सब नंबरों की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसा कि अगर मैं लिखूं टू प्लस थ्री, ठीक है, तो इसका आंसर फाइव आएगा। और अगर मैं इसके सामने इसकी जगह चेंज करके लिख दूं थ्री प्लस टू, तो इसका आंसर भी फाइव आएगा। तो ये जो इसमें दोनों आंसर सेम आए हैं, इसमें फिर न्यूमेरिकल क्वांटिटी कुछ प्रॉपर्टीज कुछ खासियत अपने अंदर होल्ड करती हैं। जैसे इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, और ये मेरे पास उनकी जगह चेंज करने से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ें अब हम नंबर सिस्टम के साथ आपकी एक्सरसाइज में देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें जो सी है हमारी एक्सरसाइज में आपसे पूछी जाती हैं। तो मेरे पास 1.1 एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें पूछा गया है आपसे कुलैयर प्रॉपर्टी के बारे में। तो अभी सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वो मेरे पास होगा कुलैयर प्रॉपर्टी अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने दो ऑपरेटर के हिसाब से मैंने देखना है, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। अब एडिशन का मैं पूरा लफ्ज़ नहीं लिखा करूँगा, तो मैं ये सिंबल इस्तेमाल कर दिया करूँगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सा है वो मैं ये सिंबल इस्तेमाल कर दिया करूँगा। कुलैयर प्रॉपर्टी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाए, तो मेरे पास कुलैयर, अगर किसी सेट में से अगर हम कोई नंबर उठा लेते हैं, जैसे वन टू थ्री अप टू सो ऑन, ये मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिखा है, मैं कोई से भी दो नंबर उठा लेता हूँ, जैसे आगे फोर भी आएगा और फाइव भी आएगा। और जब मैं इन दोनों ऑपरेटर में से कोई भी एक ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करूं, जैसे मैं फोर मल्टीप्लाई फाइव कर देता हूं, तो आंसर में आएगा 20। तो अब देखा जाएगा कि 20 इस सेट में होल्ड करेगा या इस सेट का हिस्सा होगा। तो अगर है तो इसका मतलब है कि क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है, और अगर वो उस सेट का हिस्सा नहीं होगा तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पे होल्ड नहीं कर रही। इसी तरह अगर आप देखो, जैसे एग्जांपल एक और छोटी सी ले लेते हैं, मेरे पास आ जाता है -1 -2 -3, ये मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिए और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2 और -3 को, तो आंसर में आएगा मेरे पास +6। मगर अगर आप देखो तो इस सेट में +6 नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो सेट है, जो नेगेटिव इंटीजर का सेट है, ठीक है, इसको अंदर जो मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं करेगी। मगर हमारे पास जो सेट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है। तो लेट्स से और उनके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो मेरे पास जो पहला पार्ट है
जो कि है 0। इसके ऊपर मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। तो सबसे पहले मैं इस सेट को एक एस नाम दे देता हूँ। अगर आप नहीं भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैं अपनी आसानी के लिए दे रहा हूँ। और इसमें से मैं एक नंबर, दो नंबर बल्कि उठा लेता हूँ, चूंकि ये सेट सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक ही क्वांटिटी है, तो मैं उसी नंबर को दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर लूँगा। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि जो ज़ीरो नंबर है वो बिलोंग्स टू एस, यानी एस सेट के अंदर मौजूद है। ये जो सिंबल है मैंने लगाया है, इसका मतलब है बिलोंग टू जो भी सेट वो होगा उससे। अब सबसे पहले जो पहला जो मेरे पास आ जाएगा मेरा ऑपरेटर, वो एडिशन आ जाएगा। तो मैं एडिशन के लिहाज से देखता हूँ, तो मुझे इन दोनों नंबरों इस नंबर को ऐड करना है। तो मैं, चूंकि मैंने दो नंबर का कहा था, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही नंबर है, तो मैं इसी को दोबारा दोबारा ऐड कर देता हूँ। तो मैंने 0 + 0 किया और मेरा आंसर भी 0 आया। तो अब देखो, अगर आप, तो ये जो 0 है ये इसी सेट एस में से का हिस्सा है, यानी इसी सेट का हिस्सा है। इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सो अभी इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे द सेट 0, 0 होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अब हम फॉर मल्टीप्लिकेशन इसको चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी फिर अगेन आप देखो, मैंने ज़ीरो को ही इस सेट में से चूज़ किया हुआ है। तो अब मैं ज़ीरो मल्टीप्लाई 0 कर देता हूँ, जिसका आंसर 0 आएगा। और अगर आप देखो तो ये भी एस सेट से ही बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि जो आंसर आया है वो मेरे सेट का हिस्सा है। तो अभी जस्ट इसका मतलब है कि ये जो सी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो होल्ड करेगी। द सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ये इसके लिहाज से फिर मैंने इसको कर दिया है। अभी हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो उसमें मेरे पास 1 है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को मैं अ, एक नाम दे देता हूँ। तो मैं दोबारा एस का नाम ही दे रहा हूँ। वैसे अगर आप कोई भी देना चाहो नाम तो आप दे सकते हो। तो ये मेरे पास ऐसा आ गया। हम इसके ऊपर अब चेक करते हैं, सबसे पहले एडिशन के लिहाज से और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, कि इसके ऊपर प्रॉपर्टी जो सी है वो होल्ड करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। इसमें भी एक ही सिंबल है। तो मैं सिर्फ ये मेंशन करूंगा कि जो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूँ इस सेट में से वो 1 है और वो एस से बिलोंग कर रही है। अब चेक करते हैं फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिहाज से मैंने इसी नंबर को लिया और इसी नंबर के मैं प्लस कर दिया, क्योंकि एडिशन के लिए मुझे दो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। और आंसर में मेरे पास आ गया 2। अब अगर आप देखो तो 2 जो सा है वो इस सेट का हिस्सा नहीं है।
तो अब 2 इज नॉट बिलोंगिंग टू एस। इसका मतलब है कि इस सेट में एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो जब मैं इसका आंसर मेंशन करूंगा तो मैं लिखूंगा द सेट 1 does not hold closure property with respect to addition। So, अब इसी चीज को मैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करता हूँ। तो मेरे पास अगेन मेरे पास यही नंबर 1 ही है, तो इसी को 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 1 विच इज बिलोंग्स टू एस। तो अगर अब मैं वापस ऊपर जाऊं तो देखो ये सेट जो एस है उसमें 1 है। इसका मतलब है कि जो मेरा आंसर आया है वो सेट का हिस्सा है। तो अब जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मेरे पास आ गया द सेट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to multiplication। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास थर्ड पार्ट है। तो उसमें मेरे पास जो सेट मुझे दिया गया उसके अंदर दो वैल्यूज हैं, 0 और 1। अब तो सबसे पहले मैं इसको किसी नए नाम दे देता हूँ। ठीक, अब मैं ए देने लगा हूँ। वैसे अगर आप लोग चाहो तो वापस एस भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अब इसमें से दो नंबर चूज करूंगा। अब मेरे पास वैरायटी आ गई है। तो मेरे पास मैं बताऊंगा कि जो 0 और -1 है ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से। तो पहले मुझे ये चेक करना है फॉर एडिशन। एडिशन के लिहाज से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैंने दो क्वांटिटीज लेनी है। तो मैं सबसे पहले ज़ीरो ज़ीरो ले लेता हूँ। मैंने 0 + 0 किया, आंसर आ गया 0 विच इज बिलोंग्स टू ए। तो ये सेट ए के अंदर है। अब मैं -1 और -1 को ले लेता हूँ। मैंने -1 + -1 किया तो इसका आंसर मेरे पास आया -2। अगर आप देखो तो इस सेट में -2 नहीं है। तो हमें यहीं से पता चल गया। अब इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जितनी दफ़ा भी जितने नंबरों के ऊपर आप ऑपरेटर लगाओगे एडिशन का, तो सबके आंसर इसी सेट में होने चाहिए। अगर किसी एक भी आंसर इस सेट में होल्ड नहीं किया तो क्लोजर प्रॉपर्टी फिर इस सेट के साथ होल्ड नहीं करेगी, या ये सेट जो सा है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं रखेगा। अब वैसे तो मुझे पता चल गया है कि इस सेट में अब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मगर मैं बाकी ऑप्शंस भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब इसी तरह देखो, अगर मैं -1 + 0 कर दूं तो ये मेरे पास -1 आएगा। ये भी ए से बिलोंग करता है। और अगर मैं 0 + -1 कर देता तो तब भी आंसर मेरे पास -1 आता, जो कि मेरे पास ए के अंदर मौजूद है। हाँ, सिर्फ अगर आप देखो ये ऑप्शन चूंकि मेरे पास सेट ए का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। तो जो इसका आंसर हम लिखेंगे
द सेट 0 comma -1 does not hold closure property with respect to एडिशन। तो मैं अभी सिंबल लगा रहा हूँ, जस्ट सेव माय टाइम। आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हो और इसी तरह सिंबल भी लगा सकते हो। अब इसी प्रॉपर्टी को अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। तो मेरे पास फॉर मल्टीप्लिकेशन अगेन मेरे पास दो नंबर मैंने सेट टेक किए हुए हैं, ठीक है। और अच्छा, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दो नंबर ले रहा हूँ, मगर अगर आपके पास सेट बड़ा हो जाता है तो उसमें मौजूद आप हर नंबर के लिहाज से इसको टेस्ट करोगे, और हर नंबर के लिहाज से ये प्रॉपर्टी जो सी है होल्ड करनी चाहिए। तो अभी उन्हीं नंबरों को मैं बारी बारी लूंगा। तो सबसे पहले मैं 0 मल्टीप्लाई 0 कर देता हूँ, विच इज इक्वल टू 0 एंड इट इज बिलोंग्स टू ए। इसी तरह अब मैं -1 मल्टीप्लाई -1 लेता हूँ, तो इसका आंसर आएगा +1 विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये ए का हिस्सा नहीं है +1, क्योंकि वहाँ पे दो ही क्वांटिटी हैं इस सेट के अंदर, एक 0 है और दूसरी -1 है, तो ये +1 इसका हिस्सा नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई 0, तो इसका आंसर 0 आएगा जो कि बिलोंग्स टू ए है। और नेक्स्ट में मेरे पास 0 मल्टीप्लाई -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1। ये मेरे पास सॉरी, गलती हो गई, ये 0 आएगा जो कि ए का हिस्सा है। अब अगर किसी बच्चे के जहन में आ रहा है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अगर और नीचे ये देखो, तो ये असल में मैं असल में कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी को बेसिकली यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं जगह तब्दील करके भी देखूँ तो मेरे आंसर क्या आते हैं। तो अगर उस सिचुएशन को भी मुझे देखना हो तो वो भी मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि अगर -1 को पहले ले लिया जाए और 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या 0 को पहले ले लिया जाए और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो भी आंसर आता है वो मेरे सेट का हिस्सा होता है या नहीं होता। तो अगर आप देखो तो चूंकि ये जो पार्ट है मेरे पास, ये वाला पार्ट जो सा है इस प्रॉपर्टी के अंदर वो नहीं आया, जो -1 है। -1 और -1 की जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर था वो ए का हिस्सा नहीं है, इसलिए मेरे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो सी है वो इस सेट का होल्ड नहीं करेगी। तो हम लिखेंगे द सेट 0 -1 डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to multiplication। अभी नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है जो कि फोर्थ पार्ट है, मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें मेरे पास अगेन दो वैल्यूज़ हैं, एक 1 है और दूसरी -1 है। यहाँ मैं इसको अगर बताना चाहूँ तो मैं इसको यूँ भी बता सकता हूँ, +1 है और -1 है। जो कि प्लस सिंबॉलिकली हम प्रेजेंट नहीं करते अगर मेरे पास स्टार्ट ऑफ द नंबर आ रहा है, तो इसलिए हम इसका मतलब यही है। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले अब इस सेट को मैं एक नाम दे दूंगा, और जो नाम मैं दे रहा हूँ वो मैं एस का नाम देने लगा हूँ दोबारा से। टेक एस इज इक्वल टू 1 कॉमा -1, और ये मेरे पास अब स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं इसको एडिशन के लिहाज से चेक करूँगा। मेरे पास 1 और -1 एस से बिलोंग करते हैं, तो एडिशन के लिहाज से सबसे पहले हम चेक कर लेंगे फॉर एडिशन। अब मुझे इसको प्रॉपर दोनों
तरीके से चेक करना है, हर ऑप्शन को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले मैं 1 1 को ले लेता हूँ। तो अगर मैं 1 + 1 करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 2, जो कि मेरे सेट जो गिवन मुझे दिया गया है उसका हिस्सा नहीं है। तो अब तो मुझे यहीं से पता चल गया कि इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करेगी, मगर मैं बाकी ऑप्शंस भी चेक करना चाहता हूँ, तो फिर मैं उन्हें भी चेक कर रहा हूँ। 1 + -1, इसका आंसर -2 आएगा, जो कि अगेन एस का हिस्सा नहीं है। इसी तरह अगर आप -1 + 1 ले लो तो ये ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो भी जो सा है वो सेट एस का हिस्सा नहीं है। और अगर मैं 1 + -1 ले लेता हूँ तो इसका भी आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है, जो कि सेट एस का हिस्सा नहीं है। तो इसमें तो अब देखो, जो चारों ऑप्शंस में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई है दो नंबरों को चूज करने के बाद, तो चारों के चारों आंसर उस सेट का हिस्सा नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही फिर होल्ड नहीं करेगा। तो अब इसके मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, अगर आप नीचे लिखना, द सेट 1 और -1 does not hold closure property with respect to addition। ये मेरे पास आ गया जनाब। तो इसका आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। फॉर एप्लीकेशन, तो मेरे पास दो नंबर मौजूद हैं। अभी अब हम उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास आ जाता है 1 × 1, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 1, जो कि बिलोंग करता है सेट एस से। इसी तरह -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर +1 आएगा। अगेन +1 मेरे सेट एस से बिलोंग करता है। अब मैं दो अपोजिट नंबर ले लेता हूँ डिफरेंट, -1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से, तो इसका भी आंसर -1 आएगा, जो कि अगेन सेट एस का हिस्सा है। इसी तरह अगर मैं 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पॉजिटिव 1 को, तो अब मेरा आंसर -1 आया, जो कि सेट एस का हिस्सा है। तो अब देखो, ऑल पॉसिबल कंडीशन जो भी हो सकती थी उन सबको मैंने चेक किया है, और जो भी आंसर मेरे आ रहे हैं वो मेरे ओरिजिनल गिवन सेट का हिस्सा है। तो अब इसमें इसका मतलब है कि सेट एस जोन सा है वो क्लोजर लॉ या क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लिखेंगे, मैं आंसर के तौर पे लिख रहा हूँ, द सेट 1 -1 होल्ड। अच्छा, होल्ड की जगह पे आप सेटिस्फाइड का लफ्ज़ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो मैं होल्ड का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। होल्ड द सेट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नहीं जनाब, ये मेरा हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है। बेसिक थोड़ा सा अगर रिव्यू दे दूँ इसके बारे में, जो भी सेट आपको दिया जाएगा, अगर आप उसमें से कोई नंबर उठाते हो और उनको ऊपर दो ऑपरेट करते हो, एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, और जो भी आंसर आपको मिलेगा वो उसी सेट का हिस्सा होना चाहिए, तब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। और अगर वो उस सेट का हिस्सा जो आंसर के तौर पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमें आ रही है वो सेट का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। अभी नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नंबर सिस्टम की, जो मैंने ऊपर थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था कोमोटेटिव लॉ के बारे में, उस प्रॉपर्टी को बेसिकली यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि जो सामने हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि आपको इनके नाम आते हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 आपके साथ इसको करता हूँ। सो मेरे पास पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 मेरे पास जनाब है 4 + 9 = 9 + 4। अब ये मेरे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब उसका मैं लिख देता हूँ नाम। तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी जो सी है वो कॉमोटेटिव
है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो पहले में अब देखो दो नंबर प्लस हो रहे हैं और मेरे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 + 9 है, जबकि राइट हैंड साइड पे 9 + 4। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो उन्होंने लिखा हुआ है a+1 एंड +3/4 इज इक्वल टू a+1 + 3/4। अब इस प्रॉपर्टी का नाम मेरे पास एसोसिएटिव है। अब चूंकि जो ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो एडिशन का है, तो ये मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव कहलाएगी। तो ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया। अब कॉमोटेटिव और एसोसिएटिव में अब क्या फ़र्क है? अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारी जगहों जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी उनकी जगह चेंज होती है, जबकि एसोसिएटिव में अगर हमारे पास मोर देन टू क्वांटिटीज आ जाती हैं तो उनमें से कोई सी दो क्वांटिटी को अगर आप पहले सॉल्व कर लेते हो और तीसरी को बाद में सॉल्व करते हो तो इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखो चाहे आप a+1 को पहले सॉल्व कर लो या 1+3/4 को पहले सॉल्व कर लो, दोनों तरफ का आंसर सेम आएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं अगर मेरे पास 3+4+5 होता तो मैं दूसरी साइड में भी यही लिखने लगा हूँ। ये मैं थोड़ी सी एसोसिएटिव की एक्सप्लेनेशन देने लगा हूँ। तो इसमें अगर मैं 3 और 4 को पहले प्लस कर लेता और इसमें 4 और 5 को पहले प्लस कर देता तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। अब देखो 3+4 7 और 3+9, अब ये मेरे पास आ जाएगा 12 और ये भी पास मेरे पास आ गया 12। तो देखो बेसिक मकसद इस प्रॉपर्टी का ये है कि अगर हम हमारे पास मोर देन टू क्वांटिटीज आ जाती हैं और उन क्वांटिटीज को हमने हल करना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी दो क्वांटिटीज को पहले सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट जो मेरे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 3, उसमें मेरे पास है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट प्लस 7 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट प्लस 7 अंडर रूट। तो अगर आप देखो तो ये प्रॉपर्टी भी मेरे पास अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एडिशन का वर्ड भी लिख सकते हो, मैं सिंबल थोड़ा सा अपना टाइम सेव करने के लिए लिख रहा हूँ। नेक्स्ट फोर्थ वाला जो मेरा पार्ट है, अच्छा हाँ, फोर्थ वाला पार्ट मेरे पास है 100 + 0 = 100। अब देखो ये मेरे पास कॉमोटेटिव लॉ की तरह नहीं है। कॉमोटेटिव लॉ में दोनों साइडों पे सेम क्वांटिटीज होंगी। ये असल में अगर आप देखो तो ये हमें एक रिजल्ट के तौर पे एक चीज़ जो सी दी गई है, यानी इस साइड का जो रिजल्ट है वो मेरे पास ये है, दूसरे वाली साइड के तौर पे है। तो अब अगर हम देखें तो वही वाला नंबर वापस आ गया, उसके साथ एक क्वांटिटी ऐड हो रही थी। तो अगर एडिशन के अंदर हम देखें तो ज़ीरो किसी भी क्वांटिटी के अंदर ऐड होता है तो उसके ऊपर वो किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं करता। तो इसलिए जो मेरे पास ज़ीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। ये मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो ये मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी। आइडेंटिटी ये मेरे पास आ जाएंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब जीरो को अगर हम किसी भी दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू में ऐड कर दे, जैसे 2 + 0 तब भी 2 आ जाएगा,
अगर मेरे पास अंडर रूट 10 है प्लस 0 है तो अंडर रूट 10 वापस आ जाएगा। यानी 0 एक ऐसी क्वांटिटी है जो गिवन जिसके साथ ये चीज़ प्लस हो रही होती है, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं डालती, वही वाला नंबर मेरे पास वापस आ जाता है, तो उसको फिर हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है मेरे पास, पार्ट नंबर 5, वो मेरे पास जो पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में 1000 1000 मल्टीप्लाई 1 है और इज इक्वल टू 1000 आ गया है वापस। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी असल में वही कुछ हुआ है। हाँ, ये अगर मेरे पास एडिटिव के लिहाज से आइडेंटिटी है तो अब के क्वेश्चन पे मेरे पास है आइडेंटिटी ही है मगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मेरे पास आ जाएगा ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जैसे ज़ीरो किसी भी क्वांटिटी के अंदर प्लस होने के बाद कोई फ़र्क नहीं डालता, इसी तरह अगर हम देखो तो जो वन है वो किसी भी दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही कोई इंक्रीज हो रहा है ना कोई यूनिट डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर मैं अंडर रूट 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता तब भी अंडर रूट 10 ही आंसर के तौर पे मेरे पास आ जाता, तो वन मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल होगा और ज़ीरो जो सा है वो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल होगा। पार्ट नंबर 6 में मेरे पास आ गया 4.1 प्लस -4.1 इज इक्वल टू 0। अब इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, एडिटिव इस प्लस की वजह से, और चूंकि ये दोनों खत्म हो रहे हैं, खत्म होके जीरो क्वांटिटी आ रहा है, तो ये मेरे पास इनवर्स आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, अब ये अगर आप देखो तो किसी भी नंबर का हम एडिटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं जस्ट उसका साइन चेंज करने से। अगर मेरे पास मसलन -3/2 है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा इस क्वांटिटी का आप साइन चेंज कर दो तो वो 3/2 होगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मेरे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। इसी तरह अगर ये एडिटिव के लिहाज से है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं, तब आंसर मेरा 1 आना चाहिए, तो मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये 2 काटा जाए और मेरे पास 1 आंसर के तौर पे आ जाएगा। तो अब मैं बोलूंगा ये जो 1/2 है ये इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/2 का होगा 2। यानी अगर आप लोगों को ये याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि एडिटिव इनवर्स को मालूम करने का आसान तरीका ये है कि आप उसके साइन चेंज कर दो, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव कर दो। इसी तरह अगर आपने किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स न्यूमेरिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसको आप रेसिप्रोकल ले लो, जैसे 2 का रेसिप्रोकल लिया तो 1/2 आ गया, और अगर आप अब 1/2 का रेसिप्रोकल लोगे तो वो 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास मुझे आंसर के तौर पे मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा। तो ये अब मेरा जो पार्ट नंबर है 6, ये एडिटिव इनवर्स यानी 4.1 -4.1 के साथ प्लस होके 0 आ जाएगा, तो ये एडिटिव इनवर्स के तौर पे काम आएगा, यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा और 0 के तौर पे आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 मेरे पास उसका जो क्वेश्चन है वो जनाब है a -a इज इक्वल टू 0। अगेन बस थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टी के लिहाज से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये अगर आप देखो तो अगेन ये भी मेरे पास दोबारा से एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, तो ये मेरे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। तो अगर आप देखो तो ये तो बिल्कुल मेरे क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है,
अगर उसमें देखो 4+9 था और 9+4 था, तो ये जगह चेंज हो रही हैं। इसका मतलब है कि एक तो बात पक्की है कि ये कॉम्यूटेटिव होगा। मगर कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अब वो दरमियान में ये देखो, ये जो साइन है ये देखो आप, तो ये मल्टीप्लाई का है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो ये मेरे पास आ जाता विद रिस्पेक्ट कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट नंबर 9 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो है मेरे पास मैं लिख लूँ पहले ज़रा। ये आ जाएगा ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और जौन सा है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरे पास डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो अभी देखो जो ये जो ए है, ये मेरे लेफ्ट साइड की तरफ से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोल दूंगा। और अगर यही ए यूं लिखा होता, जैसे मैं नीचे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, बी माइनस सी ए, इस साइड पे लिखा होता तो इसका आंसर यूं आता बी ए माइनस सी ए। तो इसको मैं बोलता कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है। इसी तरह ये जो साइन है अंदर, इसको भी हमने मेंशन करना है, तो मैं इसको प्रॉपरली दोबारा से लिखने लगा हूँ। तो ये मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव अवर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, मेरे पास जगह भी नहीं है। और इसी को फिर थोड़ा सा मैं अपना टाइम सेव कर लूँगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन है मेरे पास, पार्ट नंबर 10 है। और उसमें अगर आप देखो तो मेरे पास एक्स माइनस वाई जी, तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी एक्स जी माइनस वाई जी। और जनाब ये मेरे पास अगर आप देखो तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। और ये मेरे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव अवर सब्ट्रैक्शन। और अगर इनके दरम्यान में यहाँ पे प्लस का साइन होता तो मैं अवर एडिशन लगा देता। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर है 11, जो कि है मेरे पास 4 × 5 × 8 इज इक्वल टू 4 × 5 × 8। तो ये मेरे पास अगर आप देखो तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेरे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो अभी मैं इसको ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 12। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये ए बी प्लस सी माइनस डी विच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। अब एक तो बात ये कंफर्म है कि ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि ए अंदर ब्रैकेट के अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, इसमें इन्होंने दोनों सिंबल को इस्तेमाल कर दिया है, तो जस्ट मैं अभी एक ही पहले ही प्रॉपर्टी इसके लिखूंगा। तो मैं इसको लिख दूंगा कि ये मेरे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये मेरे पास आ गई। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने इनका बताना था, ये जो भी लिखा हुआ है। आप इसको अपने बुक के पेज नंबर, आपका बुक का जो पेज नंबर है
पेज नंबर 6 पे ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, जो आप वहाँ पे जाके इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, उन्होंने वेरिएबल वाइज लिखी हुई है, हालांकि यहाँ पे भी वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, बट हमें इनकी इसकी सेंस को समझना ज़रूरी है कि बेसिकली क्या हो रहा है और कैसे जो सा है वो मेरे पास होती है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ, अगर आप प्रॉपर्टीज़ को जाकर देखोगे तो आपके पास मैं उनके नाम लिख देता हूँ, टाइम है हमारे पास। तो सबसे पहले आप क्लोजर प्रॉपर्टी देखोगे। अब आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से दोनों देखोगे। उसके बाद आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखोगे। फिर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी। और उसके बाद इनवर्स आ जाएगा। और उसके बाद मेरे पास कोमोटेटिव आ जाएगी। अब आप इसको एडिशन के लिहाज से भी देखोगे और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी देखोगे। अब क्लोजर में मैं ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी सेट दे दिया जाता है या एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट दे दिया जाता है, उसके ऊपर जब आप हर ग्रुप के कोई भी एलिमेंट उठा के जब उन्हें प्लस करोगे तो जो आंसर के तौर पे मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो उसी ग्रुप का हिस्सा होगी, तो तब क्लोजर जो सा है वो मेरे पास होल्ड करेगा। अब एसोसिएटिव में हमारे पास असल में क्या होता है कि मोर देन टू क्वांटिटीज आ जाती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किन दो क्वांटिटीज को सॉल्व करते हो। तो फिर इसको हम जब लिखना शुरू करते हैं तो फिर कुछ यूं लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आप चाहे पहले बी और सी को सॉल्व कर लो या ए और बी को कर लो। इसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये थोड़ा सा ना मैं मल्टीप्लिकेशन को साइड पे जाके लिखूंगा, चूंकि मैं आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों पे लिख रहा हूँ। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे अगर आप देखो, अगर एडिशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास 0 होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास 1 होगा। इसी तरह जो इन्वर्स है, एडिटिव के लिहाज से उसको हम साइन चेंज कर देंगे, जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर मेरे पास एक नंबर 5 है तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -5 होगा। और रिजल्ट के तौर पे हमेशा हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलना चाहिए। कोई दूसरी क्वांटिटी अगर आ रही है तो फिर वो उसका इन्वर्स नहीं होगा। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात होती है, अगर 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होगा। रिजल्ट के तौर पे हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए। कॉमोटेटिव में अगर आप दो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज को प्लस कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्वांटिटी को पहले रखते हो। या मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो अगर हम इसको यूं लिख देंगे। अब ये मेरे पास सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने डिस्कस की हैं। अब इसके अंदर जो एक चीज़ जो लास्ट हमें 3 क्वेश्चन में मिला है वो मेरे पास था डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बेसिकली अगर कोई एलिमेंट किसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके हर क्वांटिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे कि लास्ट प्रॉपर्टी में अगर आप देखो तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया है, जो मेरे पास ए एलिमेंट था, ठीक है, वो जाके बी से भी मल्टीप्लाई हुआ, सी से भी और डी से भी, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगी उन हर टर्म के साथ जो ए है वो जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव का मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अभी नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में असल में हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो देखते हैं कि इनइक्वालिटी के लिहाज से फिर ये कैसे आ जाती है। तो ये सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है, -3 लेस देन -2 implies that 0 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस साइड पे अगर आप देखो तो 0 आ गया। तो अगर मैं इमेजिन करूं तो असल में इसमें 3 को मैंने प्लस किया होगा दोनों साइडों पे, फिर मैं कर देता हूं। तो अगर आप इसका रिजल्ट देखो तो ये 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इनइक्वालिटी के अंदर जो सा है ये एडिटिव
प्रॉपर्टी है, यानी अगर मैं किसी नंबर को ऐड कर रहा हूँ इनइक्वालिटी में, तो इससे कोई फर्क उस इनइक्वालिटी पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी ये जो मैंने बात की है कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज को अब हमें समझना थोड़ा सा जरूरी हो गया, क्योंकि इसको समझे बगैर फिर हम आगे नहीं जा सकते। ये मेरे पास आ जाएगी मेरी एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नंबर लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब ये अगर आप पढ़ो तो इस पे इसको लिखा हुआ है थ्री छोटा है टू से। तो अगर मैं थ्री को यहाँ पे मेंशन करूँ, -3 को, तो ये मेरे पास -3 है और ये मेरे पास -2 है। हर ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर के लेफ्ट साइड पे पड़ा होगा तो वो छोटी क्वांटिटी होगी, और जो कोई नंबर किसी दूसरे के राइट साइड पे पड़ा होगा तो वो हमारे पास हायर क्वांटिटी होगी। अब अगर मेरे पास ऑलरेडी एक लोअर क्वांटिटी है, ठीक है, और एक हायर क्वांटिटी है, तो इनइक्वालिटी में ज़ाहिर है फिर वो जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 3 > 2 है, और अगर इनके अंदर मैं कोई भी दूसरी क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, जैसे अगर मैं -3 में 4 को ऐड कर देता, तो दूसरी साइड पे भी 4 को ऐड करता, तो यहाँ पे आ जाता 1, और यहाँ पे मेरे पास आ जाता 2। तो इसकी नेचर नहीं बदलेगी। जो नेचर यहाँ पे दो क्वांटिटीज के दरमियान थी, जो रिजल्ट के तौर पे नेक्स्ट आ रही है, वही क्वांटिटी भी नेचर वही रहेगी। अब देखो, पहले -3 छोटा था, तो अभी नेक्स्ट रिजल्ट 4 प्लस करने के बाद 1 आ गया। तो अगर -3 -2 से छोटा है, तो 1 फिर 2 से छोटा हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं 1 को मेंशन करूं तो ये यहाँ पे है और 2 इस जगह पे है, तो जो 1 है वो 2 के लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो जो भी क्वांटिटी किसी दूसरे नंबर के लेफ्ट साइड पे होगी वो उससे छोटी होगी। इसी तरह अगर आप देखो, मैं 3 और 4 -4 के दरमियान में देखता हूँ, तो जो -4 है वो 3 के लिहाज से उसके लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो लेफ्ट साइड पे जो भी क्वांटिटी होगी वो दूसरी क्वांटिटी से छोटी होगी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली ये होता है कि जो भी जो रिलेशनशिप मेरे क्वेश्चन के स्टार्ट के अंदर मौजूद होता है, अगर मैं कोई दूसरा नंबर उसमें ऐड कर देता हूँ तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में मेरे पास जनाब अभी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अभी पार्ट नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन ही आ गई है, तो ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 2, -5 लेस देन -4, this implies that 20 greater than 16। अच्छा, अब इस जगह पे थोड़ा सा मैं, तो मेरे पास अभी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। तो ये अगर आप देखो तो ये मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6 आ गया। अब मैं थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी लेने लगा हूँ, मैं कहता हूँ -1 छोटा है 2 से। तो अब अगर मैं इसके अंदर प्लस करूं तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसके दो रूल्स हैं। अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, या अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो इस इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो इनिशियल तौर पे रिलेशनशिप है वही आगे कैरी करेगा। मगर अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो इनइक्वालिटी का रिलेशनशिप है ये उलट जाएगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से उलट जाएगा। तो अभी देखो, ये -1 है, ये इस जगह पे पड़ा हुआ है, और 2 इस जगह पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब है -1 छोटा है 2 से, चूंकि -1 2 के लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 लेस देन 4।
अब यार देखो, अगर इसको मैं मेंशन करूं तो ये -2 फिर मेरा इस जगह पे आएगा और 4 जो सा है वो मेरा इस जगह पे आएगा। तो देखो जो मेरी इनइक्वालिटी की नेचर है वो चेंज नहीं हुई, जो नया वाला नंबर है वो उसी तरह छोटा है जो सा 4 से। मगर अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करता, ये जो इनइक्वालिटी है मेरे पास, तो फिर क्या रिजल्ट आता। अब जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2, जबकि ये मेरे पास आ जाएगा 4, -4। अब देखो जो मेरे पास इनिशियल रिलेशनशिप था उसमें -1, जो मेरा राइट साइड वाली क्वांटिटी थी वो छोटी थी, सॉरी जो लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी है वो छोटी है राइट साइड वाली क्वांटिटी से। तो जो मेरा नया रिलेशनशिप आया है उसमें क्या हुआ कि जो मेरे पास राइट साइड वाली क्वांटिटी है अब वो छोटी हो गई है, लेफ्ट साइड वाली बड़ी हो गई है। अब देखो मैं इन दोनों क्वांटिटी को मेंशन करने लगा हूं। मेरे पास जो 2 है वो इस जगह पे है और मेरे पास जो 4 है वो इस जगह पे है। अब देखो 4, ये क्वांटिटी 2 के लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है, इसका मतलब है कि ये मेरे पास 2 से छोटी होगी। अब इसी तरह ये जो रिलेशनशिप है इसमें जो इनइक्वालिटी है वो अपनी रिलेशनशिप को चेंज कर देगी, वो अपना साइन चेंज कर देगी अगर वो किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, और अगर वो किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर वो चेंज नहीं होगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखो -5 और -4 ये दोनों 20 और 16 के अंदर बदले गए हैं। तो अगर 5 को देखूं तो 520 तब बनेगा जब वो -4 से मल्टीप्लाई होगा, और -4 से चूंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसी तरह 4 को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 16 आएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 और ये मेरे पास आ जाएगा 16। अब पहले जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर पड़ा हुआ था वो छोटा है राइट हैंड साइड वाले नंबर से, जबकि जो नया वाला रिलेशनशिप आया है जो लेफ्ट साइड पे नंबर पड़ा हुआ है वो बड़ा है, तो खुला मुंह फिर मैं बड़े वाले नंबर की तरफ रखूंगा और जो चूंच है वो मैं छोटे नंबर की तरफ ले जाऊंगा। तो देखो जब नेगेटिव नंबर से हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इनइक्वालिटी का जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाएगा। अब यही चीज़ अब आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ समझाई है वो ये समझाई है कि अगर आप किसी इनइक्वालिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर मेरे इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करेगा, जबकि नेगेटिव नंबर जो सा है वो मेरे इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देगा, क्योंकि मेरी जो क्वांटिटीज हैं वो नंबर लाइन के ऊपर उनका रिलेशनशिप बदल जाएगा। सो अभी पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट पार्ट है, ये मेरे पास आ गया 1 ग्रेटर देन -1, और ये मेरा रिजल्ट इम्प्लाइज होता है -3 ग्रेटर देन -5। अब अगर आप देखो तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है। अच्छा हाँ, वो तो ऊपर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जी। यानी मैंने इस इनइक्वालिटी में किसी को मल्टीप्लाई किया है तो तब मेरा पास रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले ज़रा देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी आई है, जो -3 और -5 आया है तो ये कैसे आया होगा। तो या तो प्लस करने से आया होगा या मल्टीप्लाई करने से आया होगा। तो 1 में अगर मैं प्लस करता हूँ -4 को, और इसी तरह -1 में प्लस कर देता हूँ -4 को, तो देखो दोनों साइडों पे सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अब सिर्फ मुझे कंफर्म ये करना है कि क्या ये जो दूसरी साइड पे आंसर है ये सचमुच यही वाले आते हैं। तो अब चूंकि एडिशन कर रहे हैं तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और मुझे ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ये आएगा मेरे पास -3, जबकि ये रिजल्ट जो सा आएगा ये मेरे पास आएगा -5। तो ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास वही वाला रिजल्ट वापस आ गया। तो इसका मतलब है कि एडिशन के बाद जो ये वाला रिजल्ट आया है तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है a लेस देन 0 implies that -a ग्रेटर देन 0।
ठीक है जी। तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हुए मेरा साइन चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है पॉसिबली हमने मल्टीप्लाई ही किया होगा। तो अब मेरे पास अगर आप देखो तो मैंने ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस उसके साथ आ जाए, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह ज़ीरो को मल्टीप्लाई -1 कर दूंगा। तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा तो ये -a आ जाएगा। और ये मेरे पास जीरो, चूंकि क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो ये मेरे पास जीरो आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो हमने इनइक्वालिटी के अंदर किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने हैं, तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जिस क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये मेरे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये जो चूंच है ये उल्टी साइड पे चली जाएगी। तो ये मेरे पास ये मेरा रिजल्ट जो सा है दूसरी साइड पे आ गया। इसका मतलब है कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव में सिर्फ जो हमने नंबर मल्टीप्लाई किया है वो नेगेटिव है, उसकी वजह से मेरा इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 5 आ गया। पार्ट नंबर जो 5 है मेरे पास आ जाएगा ए ग्रेटर देन बी और implies that 1 over a लेस देन 1 ओवर बी। तो अभी भी यहाँ पे भी अगर आप देखो तो मेरे पास असल में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल हुई है, मगर सिर्फ ये हुआ है कि मैंने उसको किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर दी है। ये मेरे पास जो प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मैं इसको भी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट मुझे लास्ट पार्ट लिख के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने दो, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया होगा वो एक नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए जो इनइक्वालिटी का साइन है वो यहाँ पे चेंज हो गया। तो मसलन ए मल्टीप्लाई बाय -1, ये थोड़ा, ठीक है जी, ए मल्टीप्लाई -1, और इसी तरह जो बी है वो मल्टीप्लाई -1। अब चूंकि नेगेटिव क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा इसमें। तो मेरे पास यहाँ पे -a और -b की सूरत में ये मेरे पास जो रिजल्ट है ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे पार्ट नंबर 5 में बेसिकली हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। अब उसके लिए मैं दोबारा नंबर लाइन की हेल्प ले लूंगा ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरी नंबर लाइन आ गई। ये आ गया मेरे पास जनाब 0 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4। अच्छा, अब अगर आप देखो तो ये मेरे पास जनाब 2 है और ये मेरे पास 4 है। अब 2 इज स्मॉलर देन 4, या इसको मैं लिख सकता हूँ जैसा कि मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 4 इज ग्रेटर देन 2। दोनों का मतलब एक ही है, 4 2 से बड़ा है या 2 4 से छोटा है। अब जब मैं इनका रेसिप्रोकल लूंगा, इनको उलट करूंगा, यानी 1/4 और 1/2, तो तब इस इनइक्वालिटी का रिलेशनशिप जो सा वो चेंज हो जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा, उलट हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वो छोटी हो जाएगी। अब देखो, ये जो 1/4 है ये मेरे पास आंसर में आएगा 0.25, जबकि जो 1/2 है वो 0.5 आएगा। तो जो 0.25 वाली क्वांटिटी है वो 0.5 से छोटी है, या दूसरे लफ्जों में 0.50 से छोटी है। तो इस तरह ये जो जब भी हम किसी इनइक्वालिटी में क्वांटिटी को रेसिप्रोकेट करते हैं तो तब भी मेरी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो अभी इसको आप मल्टीप्लिकेटिव के ही हिस्से में डाल दोगे।
हाँ, सिर्फ ये होगा कि हम उनको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, उनको उल्टा रहे हैं, तो इससे फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही लिख देता हूँ। रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल्स है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक रिलेशनशिप दिया गया है इक्वालिटी की फॉर्म में, और हमें इसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ। मगर जो भी हम यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करेंगे उन स्टेप्स को हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आ गया ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। तो मेरे पास मैं लेफ्ट हैंड साइड अपनी ले लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा जनाब ए बाई बी प्लस बी बाई सी, सॉरी ए बाई सी है और बी बाई सी है। अब सबसे पहले इसमें मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख दूंगा, ए मल्टीप्लाई 1/c और प्लस बी मल्टीप्लाई 1/c। अब इसी तरह अगर आप सोचो, मैंने लिखा हो 20, तो क्या मैं उसको 4 × 5 लिख सकता हूँ? इमेजिन कर रहा हूँ कि ये दोनों नंबर, या 5 × 4 लिख दूं। अब इन दोनों से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कि दोनों आंसर मुझे 20 ही देंगे। तो असल में जगह चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये कॉमटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पे भी मैंने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है वो कॉमटेटिव और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अभी जो मैं प्रोसेस करने वाला हूँ वो मेरे पास आ जाएगा। ये 1/c जोन सा है, इसको मैं बाहर उठा के ले जाता हूँ। ये आ जाएगा 1/c मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मेरे पास अंदर आ जाएगा a प्लस बी। और अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, अगर आप इसको वापस रेसिप्रोकल करो तो ये जो 1/c अंदर दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव अवर एडिशन। तो मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ। अच्छा, ये अब कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव है? ये अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव अवर एडिशन। अब नेक्स्ट मैं इसको लास्ट रिजल्ट के तौर पे लिख दूंगा। मेरे पास आ जाएगा सी ए प्लस बी। अब देखो, जैसे अगर मेरे पास ये वाला फ्रैक्शन थी, तो इसको मैंने यूं लिख लिया दो अलग अलग न्यूमेरिकल क्वांटिटीज की सूरत में। तो अब मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन ये वाली है, ये जो आपके पास इस स्टेप में पड़ी हुई है। तो इसको फिर मैंने वापस जो उनसे ना इस सिचुएशन में ले गया हूँ, ताकि मैं अपने आंसर को फिनिश कर सकूं। तो ये मेरे पास मैंने अगेन यहाँ पे जो सा है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली है। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो सा है वो की है। तो अब मुझे 3 स्टेप में जो मैंने काम किए वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। सबसे पहले मैंने ए बाई सी को दो अलग मल्टीप्लिकेटिव में लिखा, तो वहाँ पे मैंने कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी को जेन में रख के लिख लिया। यहाँ पे अब 1/c को, हाँ, अगर कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि अगर मैं इसको मैं अभी लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको 1/c मल्टीप्लाई ए प्लस 1/c मल्टीप्लाई बी लिख देता तो तब भी ये करेक्ट था। हाँ, सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव फिर लेफ्ट लेफ्ट लग जाना था, तो उसी लिहाज से फिर आप लोगों को इसको अपने जेहन में रखना पड़ेगा। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं जनाब मेरे पास क्या कुछ हमें करना है। तो पार्ट नंबर 2 जो सा वो मेरे पास है ए बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू ए डी प्लस
बी सी और बी डी। तो मेरे पास अब लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। अगेन अब हमें पता है कि हम एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाला हिस्सा आएगा। बट हमें सिर्फ जो हमने प्रॉपर्टीज ऊपर डिस्कस की हैं उन सबको मेंशन करने हैं, उन सबको बताना है कि हम कुछ किस किस्म की प्रॉपर्टीज जो सी वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जो फर्स्ट जो चीज़ है वो मैं इसमें लिखूंगा ए बाई बी वन या मल्टीप्लाई वन प्लस सी बाई डी मल्टीप्लाई वन। तो अगर आप देखो तो वन हमारे पास प्रॉपर्टीज के लिहाज से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। तो यहाँ पे असल में मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अंदर शामिल किया है। तो मेरे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह नेक्स्ट, अब देखो हमें पता है कि जैसे मैं 2/2 लिखूं तो ये कैंसिल हो गया, वन आएगा। तो यहाँ पे भी तो वन कोई ना कोई क्वांटिटीज के बाद कैंसिलेशन के बाद ही आया होगा ना। तो वो मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो वन है वो डी और डी को कैंसिल करने से आया होगा, जबकि जो दूसरी साइड पे है वो वन बी और बी को कैंसिल करने से आया होगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्टेप कर लूँ, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किया है, और कैंसिलेशन लॉ जो है वो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अप्लाई कर दी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब मेरे पास दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर से और नीचे वाला हिस्सा नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सी बी, और इसको फिर मैं बी डी लिख दूंगा। अच्छा ये देखो अगर आप, तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया बी डी। अगर वैसे तो यहाँ पे वन किसी भी दो क्वांटिटी को कैंसिल करने के बाद आ सकता था, एल एल भी लिख सकता था। मगर अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे चूंकि मुझे मेरे डिनोमिनेटर में मुझे बी डी चाहिए था, ठीक है। तो लिहाजा देखो पहली फ्रैक्शन में यहाँ पे मेरे पास बी मौजूद था, जबकि नीचे डी नहीं था। तो फिर मैंने डी डी ले लिया, तो वो डी डी कैंसिल होकर वन भी आ जाएगा, तो मेरी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की है, ऊपर में लिखना भूल गया, ये मेरे पास आ जाएगी कॉम्पिटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे मेरे पास कैंसिलेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब नेक्स्ट, अगर आप लोगों को पार्ट नंबर वन दोबारा याद हो तो देखो मैं इसके ऊपर वही काम करने लगा हूँ, देखो मैंने ये ए बाई सी पे किया था। तो मैं इसको एक क्वांटिटी और एक फ्रैक्शन में लिखने लगा हूँ प्रोडक्ट के रिलेशनशिप में। तो मैं इसको लिख दूंगा ए डी मल्टीप्लाई वन ओवर बी डी प्लस सी बी मल्टीप्लाई वन ओवर बी डी। तो अब देखो अगेन यहाँ पे मैंने कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैंने यूज किया है। अब नेक्स्ट जो लॉ मैं अब यहाँ पे अप्लाई करूंगा, अब देखो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ये मैं बी डी को देखो उठा के बाहर ले गया। तो अब देखो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है। अब बल्कि नहीं नहीं मुझे लिखना चाहिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव अवर एडिशन। तो ये एडिशन के लिहाज से अब लास्ट में मुझे सिर्फ इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में लिखना है। तो अपर पार्ट वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, तो ये मेरे पास आ जाएगा
सी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं अगर इसको बी सी लिख दूँ तो ज़ाहिर है यहाँ पे मैंने इन दोनों के ऊपर कॉमोडेटिव लॉ जो सा है वो अप्लाई कर दिया है ताकि मेरा बिल्कुल क्वेश्चन जैसा जो आंसर है वो बन जाए। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉमोटेटिव और ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी और यही मेरा प्रूव है। हाँ, सिर्फ मैंने जो भी स्टेप मैंने किया है वो मैं प्रॉपर्टीज के लिहाज से मेंशन करता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अगेन यहाँ पे भी मुझे प्रूव करना है, वही चीज़ें करनी है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो प्रॉपर्टीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे साथ साथ मेंशन करता जाऊँ। तो मैं अपना सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, एक ही पार्ट है इसमें। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी मेरे पास -7/12 -5/18। तो अब सबसे पहले अगर आप दूसरी साइड पे देखो तो मुझे 36 चाहिए। ये देखो डिनोमिनेटर में, इसका मतलब इस 12 की जगह पे मुझे 36 चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास 36 आए। तो मेरे जहन में आया 3 से। तो यहाँ पे फिर 3 होना चाहिए इसके साथ। तो अब देखो मैं उसके लिए क्या स्टेपिंग करूँगा। -7 12 इंटू 1 प्लस प्लस नहीं, माइनस लगाएंगे। -5/18 इंटू 1। तो अब देखो यहाँ पे असल में मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को यूज किया, उस प्रॉपर्टी को। ये मेरे पास आ गया। अब 1 किसी ना किसी तो न्यूमेरिकल वैल्यू की कैंसिलेशन के बाद आया होगा ना। तो अब जो पहले वाले हिस्से में मेरे पास आ जाएगा 3/3 -5/18। तो अब देखो क्या मुझे यहाँ पे भी 3 लिखना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ कि 3 को 18 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तब क्या रिजल्ट आता है। तो 24, 3 to the 6, 3 1 3 एंड 5 54। अब देखो मुझे तो 36 चाहिए ना। तो इसका मतलब है मुझे चेक करना पड़ेगा कि 18 को किस न्यूमेरिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा 36 आए। तो उसमें 2 से मैं करूंगा तब 36 आएगा। तो इसलिए इस वन जो कैंसिलेशन है वो 2 में लिख लूंगा। तो यहाँ पे मैं कैंसिलेशन लॉ का रिवर्स इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट जो कॉमोडेटिव इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -21 अपर पार्ट अपर से, और डिनोमिनेटर मेरे पास डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 36 -10/36। ये मेरे पास मेरा आ गया। और यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। नेक्स्ट स्टेप, -21 मल्टीप्लाई 1/36। अब कि इस दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं पिछले क्वेश्चन में भी ये कर चुका हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं इसको लिखूंगा 1/36। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, अगर आप लोग पहले वाला स्टेप करना चाहो तो कर सकते हो। प्लस, तो प्लस नहीं माइनस, -1/36 मल्टीप्लाई 10। हाँ, इस माइनस को भी मैं स्टार्ट पे लिख देता हूँ बजाय के मैं बाहर इसको खींचूं। तो अभी यहाँ पे अगेन मेरे पास कॉमोडेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो गई है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव ले रहा हूँ। तो मैं बाई 36 को सिर्फ बाहर लेके जाऊंगा। बाकी मेरे पास रहेगा -21
-10। और यहाँ पे अब देखो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई की है, सिर्फ मैंने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव किया है, तो मेरे पास आ जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक हो गया। अच्छा अब इसको आप अगर एडिशन भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो, तो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही वर्ड लिखूंगा जो यहाँ पे प्रॉपरली इस्तेमाल हो, तो मैंने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बस लिख दिया। तो अगर आप वैसे मैं अगर इसको प्रॉपरली लिखूं तो मैं अवर एडिशन इसको बोलूंगा। तो नेक्स्ट में मेरे पास ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा -21 -10 ओवर 36। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉमोटेटिव मल्टीप्लिकेशन, और यही मेरी राइट हैंड साइड है, और यही मेरा प्रूफ है। नेक्स्ट मेरे पास मेरा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें भी मुझे अपने स्टेप्स सॉल्व करने हैं, और हर स्टेप्स की मुझे जस्टिफिकेशन देनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पार्ट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 + 16x बाय 4। लेफ्ट हैंड साइड अब मैंने इसलिए लेनी नहीं है, जस्ट मैं स्टेपिंग स्टार्ट करूँगा। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा इसको 1/4 मल्टीप्लाई 4 + 16x। और जो चीज़ प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की है वो मैंने कोमोटेटिव मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से की है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। अब बल्कि मैं इसमें लिखूंगा ये मेरे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, सॉरी सॉरी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, अवर एडिशन है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/4। ये गलत लिखा गया। 1/4 मल्टीप्लाई 16x। अगर आप इस जगह पे देखो तो ये मेरे पास आ जाएगा मेरे जो सा है 1 प्लस इस पे 1/4 मल्टीप्लाई 4 आ गया। ठीक है। और इसका भी जो मेरे पास आ जाएगा आंसर 1 + 1 मल्टीप्लाई 4x। अब अगर आप देखो इन दोनों हिस्सों पे जो मैंने प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की हैं, इस हिस्से पे और इस हिस्से पे मैंने सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, और जो प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की है वो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की है। यानी जो 1/4 है वो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो वो कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और यहाँ पे भी मैंने की है। हाँ, यहाँ पे जो नेक्स्ट है, अब 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो वापस वही वाला नंबर आ जाता है। तो जो प्रॉपर्टी मैंने ज़ाहिर है अभी इस स्टेप को हासिल करने के लिए की है, वो मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है। तो ये मेरे पास हमारा आंसर है। इससे ज़्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो पार्ट है मेरे पास अभी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में मेरे पास जनाब जो क्वेश्चन है वो है 1/4 प्लस 1/5 1/4 -1/5। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, और इसी की मैंने एक्सप्लेनेशन भी अब देनी है स्टेपों पे जो भी मैं काम करता जाऊंगा। तो ज़रा देखते हैं, नहीं नीचे वाले स्टेप में मैं लिखूं ताकि मुझे ऊपर ज़रा जगह जो सी है वो ज़्यादा चाहिए। तो अभी देखो
मेरे पास दो फ्रैक्शन ऐड हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे भी वन ले लूँगा, प्लस 1/5 यहाँ पे भी वन ले लूँगा, 1/4 डॉट 1 और माइनस 1/5 डॉट 1। अब देखो मैंने हर फ्रैक्शन के साथ नंबर वन को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो कॉन्सेप्चुअल के तौर पे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब वन किसी ना किसी नंबर के तो कैंसिल होने के बाद आया होगा, ठीक है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो फर्स्ट पार्ट में वो 5/5 से कैंसिल होने से आया होगा। मकसद मेरा ये है कि मेरा डिनोमिनेटर जो सा है वो सेम हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, 5/5 प्लस 1/5। तो यहाँ पे मैं 4/4 ले लूँगा, ताकि अगर यहाँ पे 4 और 5 मल्टीप्लाई होकर 20 होता है, तो यहाँ पे 5 और 4 मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाए। इसी तरह 1/4, 5/5 माइनस 1/5, 4/4। तो ये मेरे पास है। अब आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद भी वन आता है, तो वन की जगह पे वही चीज़ आ गई। और अगर हम ऊपर देखें तो हम इसको कैंसलेशन भी कहते हैं। अ, तो जो भी आप कहना चाहो आप इसके लिए लिख सकते हो। नेक्स्ट अभी मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/20 और प्लस 4/, गलत हो गया, 20। नीचे आ जाएगा मेरे पास 4/20 और माइनस 5/20। छोटी सी मिस्टेक होगी, 5/20 माइनस 4/20 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने कॉमोडेटिव यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव को इस्तेमाल किया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक स्टेप छोड़ा है, मैं ऐसे में करना नहीं चाह रहा था, डायरेक्ट मैंने किया है। तो ये मेरे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये मेरे पास अब राइट है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है और अवर एडिशन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये 120 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये मेरे पास कैंसिलेशन ला आ गया। यहाँ ये मेरे पास हो जाएगा 5+4 और 5-4, तो 9 आ जाएगा, बाई 1 आ जाएगा, और विच इज इक्वल टू 9/1, 9 के इक्वल ही आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास जो है वो पार्ट नंबर 3 है। तो मैं पहले वो क्वेश्चन लिख दूं, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। A/B प्लस C/D अब A/B माइनस C/D। अच्छा, ये देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 2 कर चुका हूँ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 हम देखें
ये देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ऊपर वाले पार्ट का हिस्सा है, तो सब स्टेप मुझे इसी तरह ही सारे फॉलो करने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेप को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर मोस्ट फोकस मेरा रहेगा। तो पहले मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अंदर शामिल करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बाई बी इंटू वन प्लस सी बाई डी इंटू वन। इसी तरह नीचे भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मैंने ऐड किया, सी बाई डी इंटू वन। तो ये मेरे पास आ जाएगी आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से सही हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा अब कैंसलेशन। अब ज़ाहिर है वन किसी न किसी क्वांटिटी कैंसिल होने के बाद आया होगा, तो इधर फिर मैं डी बाई डी ले लूँगा। मेन मकसद मेरा ये है कि मेरा डिनोमिनेटर जो सा है वो सेम आ जाए, और दूसरी टर्म में मैं बी बाई बी ले लूँगा। इसी तरह जो मेरे पास डिनोमिनेटर है मेरा, उसमें भी दो टर्म्स है, तो उनके साथ भी फिर मैं यही करूँगा, ए बाई बी डी बाई डी माइनस सी बाई डी और बी बाई बी। तो ये मेरे पास जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाएगी वो कैंसिलेशन हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास जो ये वाला आ जाएगा ए डी और बी डी आ जाएगा, प्लस सी बी और नीचे आ जाएगा बी डी। अच्छा, अब देखो मैं ऊपर टर्म को अगर मैं इसको यूं लिख दूं, बी सी लिख दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमोटेटिव है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो किसी को भी पहले रख के मल्टीप्लाई कर दो आंसर हमें सेम मिलेगा। तो इसीलिए फिर मैंने सी बी लिखने की बजाय बी सी लिख दिया। अब नीचे भी अब देखो मेरे पास आ जाएगा ए डी और बी डी माइनस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास बी सी और बी डी आ जाएगा। नेक्स्ट मैं डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा अगर आप चाहो तो राइट अप्लाई करो, चाहो लेफ्ट अप्लाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई वन आवर बी डी, नीचे आ जाएगा ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लाई वन आवर बी डी। तो ये मेरे पास आ जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट मैं कैंसलेशन लॉ अप्लाई कर दूंगा, जिससे वन ओवर बी से काटा जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा मेरा रिजल्ट, जो कि है ए डी प्लस बी सी ए डी माइनस बी सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा सॉरी कैंसिलेशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ये मेरे पास पार्ट नंबर सॉल्व हो गया, 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो मेरे पास जनाब, पहले उसको लिख लें ज़रा, वो मेरे पास है वन ओवर ए माइनस वन ओवर बी, और ये मेरे पास आ जाएगा वन माइनस वन ओवर ए वन ओवर बी। इसको भी अब हमने सॉल्व करना है, सिर्फ ये है कि जो स्टेप्स हम करेंगे वो प्रॉपर्टी वाइज हमें मेंशन करने हैं, जैसा कि हम ऊपर क्वेश्चन में करते आए हैं। तो मेरे पास आ जाएगा जनाब, अब
सिवाय इससे कि मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अंदर शामिल करूं ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। ये स्टेप अब देखो हम बार बार ऊपर करते आए हैं। इसी तरह इस वन के साथ भी मैं वन को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मैं लिख लूंगा वन ओवर ए बी इंटू वन। तो ये मेरे पास आ जाएगी आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब अगेन मेरा जो वन है वो किसी न किसी कैंसिलेशन के बाद आया होगा। तो अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि इस साइड पे ये बी बाई बी के बाद आया होगा। हम्म, और इस जगह पे ये मेरे पास ए बाई ए के बाद आया होगा। इसी तरह नीचे देखो तो ये तो वन हमारे पास पहले से मौजूद है। हाँ, ये जो वन है ये किस कैंसिलेशन के बाद आया होगा? तो वो आया होगा ए बाई बी के माइनस वन ओवर ए बी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अब अगेन देखो ऑलरेडी डिनोमिनेटर जैसी शेप है। तो इस वन की कैंसिलेशन में वन बाई वन ही सपोज करूंगा। ला मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। नेक्स्ट मेरे पास अभी इसकी सिंप्लीफिकेशन जितनी भी हो सकती है वो मैं लिखूंगा। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म में जो न्यूमरेटर में पड़ी हुई है वो आ जाएगा बी बाई ए बी माइनस ए बाई ए बी। यहाँ पे फिर मैं दोबारा बता दूं, असल में मैं बी ए मुझे लिखना था मगर चूंकि मैंने पढ़ा हुआ है कॉमटेटिव प्रॉपर्टी बताती है कि अगर ए को मैं पहले भी लिख दूं तो उससे दोनों का मतलब सेम रहेगा, तो इसलिए फिर मैं ए बी लिख रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा ए बी अवर ए बी माइनस वन अवर ए बी। तो कॉमटेटिव और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास लाइन जो सी है वो ये जनाब होगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा बी माइनस ए और बाहर आ जाएगा वन ओवर ए बी। इसी तरह नीचे आ जाएगा ए बी माइनस वन मल्टीप्लाई वन ओवर ए बी। तो अभी देखो ये जो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है वो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, चूंकि दरम्यान वाला साइन माइनस का है। अब वन ओवर ए बी से जो सा है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास रिजल्ट के तौर पे जो चीज़ें आएंगी वो आएगा बी माइनस ए बी माइनस वन। तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है वो कैंसिलेशन की ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड हो रहा है। मैं सिर्फ इतना बता दूं जो 1.1 एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके पेज नंबर 6, 7, 8, 9 पे हैं। इन सब प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी, उनके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रॉपर उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। मेन मकसद जो इस वीडियो का था वो जस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सलूशन था। तो जितनी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती थी वो मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ साथ करते हुए जो वो बता दी है। आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। खुदा हाफिज़।